फ्रेंड्स, हम लोग अब यहाँ तक हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन, मोनोटोनिसिटी, ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका कि मोनोटोनिक क्या होगा, कैसे होगा। अब इसी में एक है कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको कहते हैं। तो उससे पहले कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी के बारे में जानते हैं कि अ फंक्शन एफ इज कॉन्केव, थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़े हो कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो अ फंक्शन एफ इज कॉन्केव इन ए बी इफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट एवरी पॉइंट, एक ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। एवरी पॉइंट फॉर एक्स नॉट, ए और बी के बीच में कहीं भी ले, लाई बिलो द कर्व, यानी टेंजेंट हमेशा उस कर्व के नीचे हो। जैसे देखें तो ये अगर कहीं भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये कैसा हो रहा है, इस कर्व के नीचे ही टेंजेंट हो रहा है ना। तो ये ऐसा कर्व कैसा कहलाएगा, कॉन्केव कर्व, या हम ये कहें कि कॉन्केव कर्व इज ऑलवेज ओपन अपवर्ड। अपवर्ड होगा तब तो नीचे टेंजेंट होगा, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं इन जनरल कि द ग्राफ ऑफ कॉन्केव, द ग्राफ ऑफ कॉन्केविटी इज ओपन अपवर्ड। अपवर्ड ओपन होगा तब तो नीचे ग्राफ होगा, है ना। नीचे है टेंजेंट, टेंजेंट नीचे है, टेंजेंट नीचे है, टेंजेंट हमेशा कर्व के नीचे ही होगा। तो हम कहेंगे ये कैसा कर्व है, कॉन्केव कर्व है ना। कॉन्वेक्सिटी। अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्सिटी। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्वेक्स in AB if tangent drawn at every point x naught, f of x naught, for x naught lies between A to B, lie above the कर्व, यानी कर्व के ऊपर टेंजेंट होना चाहिए। जैसे देखो ये कर्व है, ये अगर हम कर्व लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट हमेशा कहीं भी इसके ऊपर है, कर्व के ऊपर है। तो ये कैसा है, कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्स ग्राफ। यानी हम ये कह सकते हैं द ग्राफ, इन जनरल ले रहे हैं, ग्राफ ऑफ कॉन्वेक्सिटी इज ओपन डाउनवर्ड। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ग्राफ को हम लोग देख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं, बट कुछ किसी केस में एक्सेप्शन हो सकता है कि उस टाइप का हो। लेकिन हम ग्राफिकली ओपन अपवर्ड है तो हम ऑटोमेटिक कहेंगे कॉन्केव है, और ओपन डाउनवर्ड है तो कॉन्वेक्स है। अब इसी में आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी दोनों का यूज करके हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहता है क्या कि अ फंक्शन y बराबर एफ एक्स, या अ पॉइंट c कोमा एफ ऑफ c, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ फंक्शन y बराबर एफ एक्स is said to be point of inflection if the function is concave in left of C
लेफ्ट नेबरहुड ऑफ सी, यानी सी माइनस एच कॉमा सी, है ना, ये लेफ्ट नेबरहुड हो गया। लेफ्ट नेबरहुड ऑफ सी क्या है, कनकेव इन लेफ्ट नेबरहुड ऑफ सी एंड कॉन्वेक्स इन राइट नेबरहुड ऑफ सी, यानी सी प्लस एच, है ना। तो लेफ्ट और राइट नेबरहुड ऑफ सी में अगर और वाइस वर्सा फॉर ऑल सी एच, तो क्या हो जाएगा, एच बिलोंग्स टू रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर कुछ होगा, है ना, और सी डोमेन का पार्ट होना चाहिए, है ना। तो अगर जैसे देखें, एक ये हम बता रहे हैं, ये किसका ग्राफ है, एक्स क्यू का, y बराबर एक्स क्यू जीरो से उधर देखते हैं तो ओपन अपवर्ड है, जीरो से इधर डाउनवर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इसका एनालिटिकली भी हम, एक तो ग्राफिकली हम जज कर सकते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट लेफ्ट और राइट अगर कॉन्केविटी चेंज करे, या हम डायरेक्ट लिखें, इफ द ग्राफ द कॉन्केविटी ऑफ ए फंक्शन, the concavity of a function changes about a point, then it is called, क्या कहलाएगा, point of inflection, it is called point of inflection, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। अब कब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हम कैसे एनालिटिकली यूज ऑफ द डिफरेंशिएशन हम जज कर सकते हैं कि कॉन्केविटी इस पॉइंट पे होगा, या ओपन अपवर्ड होगा, या डाउनवर्ड होगा, कॉन्केविटी होगा या कॉन्वेक्सिटी, इसको हम डिफरेंशिएशन मेथड पे जज करते हैं, देखते हैं। कॉन्केविटी के पर से कुछ हम एनालिटिकली जज करते हैं रिजल्ट। If f double dash of x is greater than 0, यानी डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 है, देन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to a b, then the curve is कॉन्केव, है ना। तो ये कर्व कॉन्केव होगा इन ए बी, यानी इसका कर्व कैसा होगा, कॉन्केव होगा। अगर एफ डबल डैश एच इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यानी इस टाइप का होगा, कर्केव अपवर्ड होगा ए और बी के बीच में। ठीक है, अगर यही कर्व इफ एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, देन द कर्व इज कॉन्वेक्स, कॉनकेव, यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉनकेव, द कर्व इज कॉन्वेक्स इन ए बी। ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और ग्राफ इसका अपवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट इसका ऊपर होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोटेबल पॉइंट्स है कि यानी इसका कहने का मतलब, इफ द कॉन्केविटी ऑफ ए फंक्शन
चेंजेज और ये कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन about a point x is equal to c, then point c comma f of c is the point of inflection. तो अब ये तो ग्रेटर देन और लेस देन का केस है, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तब क्या होगा उसका भी लिख देते हैं कि इफ f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0 एंड f ट्रिपल डैश ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, देन नॉट इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू c, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 0 दे रहा है और ये ट्रिपल डैश 0 नहीं है, देन द पॉइंट c comma f of c is the point of inflection. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने जज कर लिया कि क्या पॉसिबिलिटीज है, डबल डिफरेंशिएशन अगर 0 दे या पॉजिटिव दे नेगेटिव दे तो उस बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं कि क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कैसे होना है। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि जो हमने लिखाया क्या 4 पॉइंट्स लिखा है, थर्ड पॉइंट जो है कंटिन्यूटी का केस है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी अगर हम कहें, एक ये भी कहा जा सकता है कि इफ फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन, लिख देते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन f डबल डैश x इक्वल टू 0 और f डबल डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, f डबल डैश 0 हो जाए या एग्जिस्ट नहीं करे, बट f डैश ऑफ x एग्जिस्ट करे, एंड f डबल डैश ऑफ x changes its sign on both sides of x बराबर x नॉट, then the point x naught comma f of x naught is called the point of inflection. तो ये भी हम कह सकते हैं कि वो थर्ड पॉइंट जो हमने लिखाया वो कंटिन्यूअस फंक्शन का के लिए एप्लीकेबल है कि कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे लेफ्ट और राइट तभी तो जज करेंगे, है ना। यानी अगर हम कहें कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए f डैश ऑफ f डबल डैश x 0 हो और दोनों साइड साइन चेंज करे, तब भी वो उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है और दोनों साइड साइन चेंज कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, है ना। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू साइन स्क्वायर x 0 से 2 पाई के बीच, है ना। नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू द कनकेविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट को f of x इक्वल टू है साइन स्क्वायर x, तो f डैश x क्या होगा, 2 साइन x इंटू कॉस x, यानी साइन 2x। f डबल डैश ऑफ x क्या होगा,
2 cos 2x होगा क्या? 2 cos 2x इक्वल टू 0। ये 0 कहां कहां होगा ये देखना होगा। तो यानी 2x कहां कहां क्या क्या होना चाहिए? 0 यानी π/2 होना चाहिए और 3 π/2 यहीं पे 0 होगा, यानी x बराबर π/4 और 3 π/4। ये दो पॉइंट पे f डबल डैश 0 हो रहा है, यानी ये दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का है। लेकिन देखते हैं साइन कैसा हो रहा है, चेंज करेगा या नहीं करेगा, है ना। ये देखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि साइन स्क्वायर का कर्व तो हम जानते हैं, ऐसे होता है ना। साइन स्क्वायर एक्स नहीं, स्क्वायर एक्स का ऐसे ही होगा, है ना। साइन स्क्वायर एक्स π/2 0 से 2 पाई है, तो हम देख सकते हैं कि π/2 और 3 π/2 पे ऐसा केस आएगा। और उसके बाद x मेरा π/4, एक π/4 होगा और एक 3 π/4 होगा, है ना। ये दोनों पॉइंट पे f डबल डैश 0 आ रहा है, तो दोनों साइड साइन चेंज कर रहा है। ग्राफिकल ग्राफ से हम एग्जैक्ट नहीं जज करेंगे, ग्राफ इसका मतलब है कि ऐसे करके ऐसे होना चाहिए, है ना, तो हम जज कर सकते हैं। लेकिन अब f डबल डैश 0 दे रहा है मेरा x इक्वल टू π/4 पे और 3 π/4 पे, तो हम देखेंगे कि साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा। एक π/4 लेते हैं और एक 3 π/4 लेते हैं। देखते हैं 3 π/4 से जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, है ना, 3 π/4 से जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में 3 π/4 से जैसे आगे बढ़ेगा, 3 π/4 पे क्या हो रहा, 3 π/2, तो 3 π/2 से जैसे ही आगे बढ़ेगा चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो इधर ये पॉजिटिव दे रहा है। और 3 π/4 जैसे ही उससे पहले, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव हो जाएगा। अब π/4 के अराउंड देखते हैं। π/4 रखे तो कहां पे आ जाएगा, π/2। π/2 से उधर निगेटिव, इधर कम रखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव। तो हम ग्राफ अगर दिखने में नहीं लगे कि कैसा है नहीं है, तो हम एनालिटिकली या ग्राफ स्केच करने में लगे कि एग्जैक्ट कनकेविटी नहीं ड्रॉ कर सकते, तो ये मेरा लग रहा है कि f डबल डैश दोनों पे 0 है और साइन चेंज कर रहा है दोनों साइड, तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा π/4 और 3 π/4। इसके अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट भी अगर लिखोगे तो इस तरह से लिखो, ये x बराबर ये है, तो एग्जैक्ट पॉइंट अगर लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग y भी रखेंगे, तो π/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रख लेना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x3। f डबल डैश क्या हो जाएगा, 12x³ माइनस 12x स्क्वायर। f डबल डैश x क्या होगा, तो हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 24x, यही होगा, है ना। कॉमन ले लेते हैं, 12x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 और 2/3। इसका साइन स्कीम देखते हैं। 2/3 से आगे कुछ भी रखेंगे ये पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो 0 2/3 के अबाउट तो चेंज किया,
यानी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मेरा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इजकल टू 0 और 2/3। ग्राफ अगर इसका देखें तो 0 के इधर कैसा है, कनकेविटी प्लस है, पॉजिटिव है, डबल एस ओपन अपवर्ड होगा, है ना। तो इस तरह से आ रहा होगा। 0 से 2/3 के बीच ये डाउनवर्ड है ना। तो 0 से 2/3 के बीच ऐसे होगा, ऐसे हुआ होगा, और उसके बाद फिर कनकेविटी ये 2/3 और उसके बाद कनकेविटी अप हुआ होगा, ऐसे होगा 2/3, है ना। 2/3 तक देखो डाउनवर्ड है, ये कर्व अपवर्ड है, यहां डाउनवर्ड है और फिर यहां से अपवर्ड हो गया। ये मेरा ग्राफ होगा, ठीक है। तो कनकेविटी, कॉन्वेक्सिटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हम लोगों ने जज किया कि कैसा क्या होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉल्स थ्योरम। हाँ, रॉल्स थ्योरम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चंस आसान होता है। क्या कहता है रॉल्स थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन है f(x), कोई फंक्शन ऑफ f(x) का फंक्शन है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या है कि f(x) कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ए क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शन। डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और f(a) बराबर f(b) होना चाहिए। अगर हम ग्राफ देखें तो इस तरीका से होगा, कोई भी हम ये लेते हैं, है ना, ये b है और इसी हाइट पे f(a) है, तो ये अगर a है तो ये क्या होगा f(a) और ये क्या होगा f(b). तो f(a) बराबर f(b) है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि a और b के बीच में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c सच दैट f डैश ऑफ c इक्वल टू 0, यानी स्लोप कहां 0 हो सकता है, यहां पे 0 कम से कम एक तो होगा, ये है, यहां भी है 0। तो यहां पे मेरे पास 3 c मिल गया, c1, c2 और c3। तो ऐसा तो ऑब्वियस ही बात है, जब कंटिन्यूअस है f(a) बराबर f(b) होगा तो कहीं ना कहीं स्लोप x एक्सिस के पैरेलल होगा ही, यानी f डैश c इक्वल टू 0 कम से कम एक पॉइंट पे होगा अगर सिर्फ ऐसा रहे ग्राफ। तो a b बराबर है f(a) और f(b), तो ये a है, ये b है, ये a है, तो कम से कम एक टेंजेंट तो हो गया, और जो कि c है इसके बीच में है, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे कितना टेंजेंट हो गया, 3 टेंजेंट जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, यानी c1, c2, c3, एटलीस्ट 1 पॉइंट्स। नेक्स्ट इसी बेस पे है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी कह रहा है समहाउ इसी टाइप का कि लेट f(x) बी ए फंक्शन इन x सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है? पहला कि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा कि फंक्शन
एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval AB, then there exist at least one C belongs to AB such that f dash of C equal to f of B minus f of A डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। देखा जाए तो ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि यहां तो कंडीशन ने दिया कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है, नहीं है तो ऐसा कर्व हो सकता है ना। ये क्या है, बी है, ये ए है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट बी का, वाई कोऑर्डिनेट ए का, और b माइनस ए एक्स कोऑर्डिनेट, यानी स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा, a एफ ऑफ ए, और ये हो गया b एफ ऑफ b। तो ये बेसिकली क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, A B का ज्वाइन किया हुआ लाइन ही है। तो कह रहा है कि एफ डैश सी स्लोप, ऐसा स्लोप कहां, यहां तो भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो कम से कम एक लाइन होगा, एक पॉइंट होगा C, देखो यहां है C, यहां भी है C2 ले लेते हैं C1, तो कम से कम एक C ऐसा होगा जो कि इसके स्लोप के बराबर होगा, एफ डैश सी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB को जो स्लोप है लाइन ज्वाइन का, इसके स्लोप के बराबर इसका भी है, वो पॉइंट क्या है, C है, इसका भी है, ये पॉइंट C है। तो अगर देखा जाए तो कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ही स्पेशल केस रॉल्स थ्योरम है। जब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो जाए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तो ये जीरो हो गया, तो टोटल स्लोप क्या हो गया, जीरो। तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हम जज किए थे। इस केस में नहीं है तो इस लाइन ज्वाइन जो कर रहा है इसके पैरेलल होगा। इसी में क्या था, ये लाइन ज्वाइन करो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये लाइन के पैरेलल ये स्लोप है, तो केस आ गया। अब इस बेसिस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे दे सकता है, या क्या क्या हो सकता है, या रॉल्स थ्योरम पे, उसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ 2a प्लस 2b प्लस 6c इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया हुआ है, देन प्रूफ दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 and 1। यानी a का काम 0 कर रहा है, b का काम 1 कर रहा है, और f डैश c ये है 0 है, तभी तो। यानी मेरा हम ये कहें ऑब्जर्वेशन कि एफ डैश ऑफ एक्स बराबर मेरा इस तरह से हो रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये इक्वल टू 0 है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा a इंटू एक्स क्यू बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स। ये मेरा फंक्शन होना चाहिए, ये फंक्शन है। अब फंक्शन में एफ ऑफ 0 पे भी और एफ ऑफ 1 पे भी बराबर होना चाहिए। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, ये तो 0 हो गया, सब में एक्स का टर्म है तो 0 हो गया। एफ ऑफ 1 तो a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c, ये तो 0 नहीं है। लेकिन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं, तो 6 हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 6c। ये क्वांटिटी हमको दिया हुआ कि ये बराबर 0 है, तो यानी ये बराबर भी 0 हुआ क्या, यानी एफ ऑफ 1 बराबर भी 0 हुआ क्या। तो रॉल्स थ्योरम डिफाइन कर रहा है एफ ऑफ 0 बराबर 0, एफ ऑफ 1 बराबर 0,
यानी एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी आ रहा है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो गया, है ना। ये डिफरेंशिएबल है सब जगह, कंटिन्यूअस है, फंक्शन ये निकला कंटिन्यूअस है, तो ये रोल्स थ्योरम को प्रूफ कर रहा है। इसका मतलब कि एक रूट ऐसा होगा कि इसका डिफरेंशिएशन ये इक्वल टू 0 होगा 0 और 1 के बीच। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स बराबर दिस। फंक्शन इसका दिया हुआ, इसमें फंक्शन नहीं दिया था, ये इक्वेशन दिया था, ये नोटेबल पॉइंट है। दिस इज नॉट द फंक्शन, ये एक इक्वेशन है इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमको निकालना था, तो हम सोच लिए थे कि ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम के ही थ्रू बनेगा 0 और 1 के बीच। यानी ये समहाउ किसी का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, तो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इस टाइप से हम निकाल लिए कि इसको इंटीग्रेट करके कि ये फंक्शन हुआ होगा, ये फंक्शन हुआ होगा तो डिफरेंशिएशन 0 आए, इसका मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए और बी पे बराबर वैल्यू आना चाहिए, तो एफ ऑफ 0 पे 0, एफ ऑफ 1 पे चेक किए तो हाँ ये भी 0 आ रहा, यानी वेरीफाई कर दिया। इसमें देखते हैं एफ डैश ऑफ सी, कोई भी पॉइंट लेते हैं सी पे, क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ -1, यही कहता है ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यही कहता है। तो एफ ऑफ 1 इस क्वेश्चन में और कंडीशन दिया हुआ था नहीं, तो देख लो हम लोग निकाल सकते हैं एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 होगा 1 रख देते हैं, तो -1 + 4 -6, यानी एफ ऑफ 1 बराबर -2। एफ ऑफ -1 क्या होगा, तो -10 है ना, -10 आ रहा, तो इसमें रख देते हैं एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, -2 + 10 डिवाइडेड बाय 1 + 1, यानी 4। एफ डैश ऑफ सी वो पॉइंट क्या आया 4, यानी x बराबर 4 पे, सॉरी x बराबर ये सी पे मेरा स्लोप आ रहा क्या 4, तब 4 पे ये कहां पे देगा, कौन पॉइंट सी के लिए होगा जो कि इसके बीच में होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश ऑफ x क्या होगा, -2x + 4, ये इसके बराबर होना चाहिए स्लोप के, तो 4 4 कैंसिल, x बराबर 0, यानी मेरा पॉइंट c बराबर क्या आ गया 0। अब देखते हैं ये c बराबर 0 -1 और 1 के बीच में है या नहीं है, अगर है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर गया, क्योंकि इसके बीच में ही वो पॉइंट होना चाहिए a और b के बीच में, तब ये इसके स्लोप के बराबर होगा। डिफरेंशिएशन भी करके देख ली, ठीक है। तो इसमें हम लोग कनकेविटी सारा कुछ देखे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में मिलेगा या हमारा जो असाइनमेंट होगा उसमें मिलेगा, तो इस पे क्वेश्चंस करना होगा। क्वेश्चंस जितना ज्यादा करने पे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इस बेसिस पे लोग को स्ट्रक नहीं करता है कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, तो जब भी इस टाइप का रहे तो एक बार दिमाग स्ट्रक करना चाहिए कि अरे रोल्स थ्योरम भी हम लोग पढ़े हैं, और उस बेसिस पे जब कुछ क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम रोल्स थ्योरम के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।